एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ प्रसिद्ध चित्रकार व साहित्यकार श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी हैं। कभी चित्र कविता लिखते हैं तो कभी शब्द चित्र बनाते हैं। ज्ञानेंद्र जी के सृजन संसार में आइए कुछ रंग भरी, कुछ ध्वनियाँ और अभिलक्षणा शक्ति से भरे रचना पथ की ओर चलते हैं और इस कला पथ की राही से हम बात शुरू करते हैं। ज्ञानेंद्र जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपनी कला शिक्षा के विषय में कुछ बताइएगा। मैं कला शिक्षा के लिए शांति निकेतन गया। विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में मैंने 4 वर्षों तक कला की शिक्षा प्राप्त करी और उस धरती पर पैर रखते ही मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे यहाँ पर साहित्य भी है, संगीत भी है, चित्रकला भी है, मूर्ति कला भी है। तो ऐसे पवित्र स्थल जो गुरुदेव ने बनाया, वहाँ पर मेरे कदम पड़े और मुझे वो इतना अच्छा लगा कि मैं उसमें रमता चला गया। और उसी का आज देन है जो मैं इन सभी क्षेत्रों में काम कर रहा हूँ और समाज के सामने रख रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया है और क्या करना है। विश्वगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती पर आपने कला शिक्षा प्राप्त की, तो निश्चित ही जो बहुमुखी प्रतिभा के रंग आपके सृजन में दिखते हैं, तो ये ज़रूरी था कि ये रंग होते। आपने भारतीय वन संस्थान में वैज्ञानिक वानिकी के विभाग में कार्य किया है और आप कलाकार भी रहे हैं। तो आप किस तरह से आपने इन दोनों के मध्य एक समन्वय स्थापित किया, कैसा अनुभव रहा, आप बताइएगा। ये ममता जी प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगर आप इस पर ध्यान दें, मैं फाइन आर्ट्स का छात्र रहा। शांति निकेतन से मैंने ललित कला और मूर्ति कला में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन मुझे जो व्यवसाय में जब नौकरी के लिए निकलना पड़ा तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर तो वानिकी में अगर मुझे काम करना है तो ये मेरे क्षेत्र से अलग काम होगा। अपनी रचनात्मक शक्ति को मुझे वानिकी के क्षेत्र में उतार करके तभी कुछ नया दे पाऊँगा मैं, जिसमें मेरी क्रिएटिविटी भी बनी रहे और उनको भी मैं कुछ नया दे सकूं। तो दोनों का समन्वय करके मैंने ये चीज़ आपस में स्थापित की। और एक आनंद की बात ये है कि मैं था चित्रकार, लेकिन उसको मैंने चित्रकारिता करते करते मैंने अपने कार्य को वानिकी के क्षेत्र में एक वन अनुसंधान पत्रिका प्रारंभ की। वहाँ 10 वर्षों तक मैंने वन अनुसंधान पत्रिका का संपादन किया जी। और वो न केवल भारत, विश्व भर में और वानिकी का प्रचार करने के लिए इतनी सुंदर उसने दिशा दी कि आज भी वो याद की जाती है। निश्चित ही आपका ये कार्य उस संस्थान में कला के विषय में जागरूक करने का काम उसने किया होगा। आपकी धर्मपत्नी भी कलाकार थीं। परिवार में किस तरह आपने अपनी रचना धर्मिता को विकसित किया, इस संदर्भ में कुछ संस्मरण सुनाइएगा। सरकारी नौकरी से जब लौट करके आता था, देखिए समय होता है 10 से 5 तक का या 4 तक का। पत्नी लौट आती थी 3 पीरियड के बाद। जब मैं घर वापस आता था तो मैं उनसे पूछता था कि आज तुमने क्या किया। तो मैं उनको लगातार इस बात पर जोर देता था कि अपने क्षेत्र में आप कुछ करिए, रोटी दाल पानी से कुछ काम नहीं चलेगा, हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन कला में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, आप प्रतिदिन उसका मुझे रिजल्ट्स करके दिखाइए। जी जी। और जी, उन्होंने वो किया भी। जी जी जी। उन्होंने वो किया भी। आपने अपनी चित्र रचना के संदर्भ में किन विषयों को और किस शैली को ज़्यादा अपनाया, इस संदर्भ में ज़रूर बताइएगा। मैं शांति निकेतन में विधिवत मैंने कला की शिक्षा प्राप्त की जी। और आनंद की बात यह है ममता जी कि वो समय ऐसा था कि जिस समय कला गुरु जो देश के जाने माने चित्रकार और मूर्तिकार वहाँ पर थे, नंदलाल बोस का नाम आपने सुना होगा। जी जी जी। विश्वविख्यात चित्रकार। जी, जी। उनकी शरण में मैं गया, उनसे मैं सीखा। जब वो रिटायर हो गए तब भी मैं उनके पास जाता रहा। मैंने उनसे आग्रह करा कि मुझे कुछ गुरु मंत्र दीजिए। तो वो कहते थे कलाकार अपने आप ही
इस धरती पर आकर के कुछ ना कुछ करते करते सीख जाता है। लेकिन मैंने फिर भी उनसे चाहा, उनसे पूछा मैंने कि आप वो गुरु मंत्र बताइए जिससे कि मैं अपने जीवन को इस दिशा में ऊंचाइयों तक ले जा सकूं। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, कोई भी चित्र किसी भी चीज़ का आप बना लीजिए और बना करके मेरे पास आइए और दिखाइए आपने क्या किया। मैं आपका हाथ देखूंगा, आपका रचनात्मक शक्ति देखूंगा, आपने क्या चीज़ बनाई क्या नहीं बनाई। मैंने ऐसा ही किया। मैं कुछ समय के बाद वो बना करके लेकर के पहुंचा तो उन्होंने बहुत सुंदर, ये मैं आपको घटना इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है ये आप और समाज उससे कुछ ग्रहण करे, इतने विद्वान व्यक्ति के वक्तव्य से। जब मैंने उनको अपना रचनात्मक कार्य दिखाया तो उन्होंने कहा बहुत सुंदर काम किया तुमने, चलो मेरे साथ बगीचे में चलो। मैं उनके साथ बगीचे में गया। उन्होंने मुझे आंखों पर पट्टी बांध करके बगीचे में छोड़ दिया कि जाओ, जो तुम पेड़ आंक करके आए हो इसको पहचानो। ममता जी, मैं नहीं पहचान पाया। उन्होंने पट्टी खोली और बोले तुमने क्या सीखा? 1 मास तक तुम उस पेड़ के नीचे बैठे और तुमने चित्र बनाया और आज तुम उस चित्र उस वृक्ष को नहीं पहचान सके। वो गुरु मंत्र मैं सारे जीवन उसको याद करता हूँ। जी जी जी। जो कोई भी रचनात्मक कार्य करिए उसमें लिप्त हो जाइए, उससे बातचीत करिए, उसमें समा जाइए, उसको अपनी ओर इतना आकर्षित कर लीजिए कि वो आपसे बातचीत कर सके। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होता, हम कमरे में बैठ के सारे काम करते हैं। जी जी जी। तो ऐसे गुरुओं के पास रह कर के जो कुछ भी मैंने पाया वो बड़ा आनंददायक रहा और मैंने जीवन में उससे बहुत कुछ सीखा भी। जी जी जी। आपने बाबू मोशाय के इस अनुभव को साझा किया कि किस तरह से प्रकृति और मनुष्य का जो आत्मीय संबंध रहते हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कला प्रकृति से अनुप्राणित होकर आगे बढ़ती है। बिल्कुल सही। रेखा, जैसा कि हम जानते हैं, पूर्वी कला की एक प्राणधारा रही है। तो आप अपने चित्रों में कैसे पाते हैं कि आपने रेखा को कितना महत्व दिया या रंगों को ज़्यादा महत्व दिया आपने? देखिए, दोनों अपना अलग अलग स्थान रखते हैं। जी जी। आप रेखाओं से ही बहुत कुछ बुलवा सकते हैं। रेखा में वो शक्ति है जो बहाव और जटिलता, कोमलता सब कुछ दिखा सकती है। जी। आप अगर रेखा खींचते हैं, सशक्त रेखा अगर आपकी होगी तो वो बड़े आसानी से बहुत कुछ बोल सकती है। और इसी प्रकार अगर सॉफ्ट रेखा होगी तो वो अपने तरीके से अलग बहाव दे सकती है। और रंगों का अपना अलग प्रभाव होता है। तो मैंने दोनों को अलग अलग जिया है। मैं रेलवे स्टेशन पे जाता था, कंधे में थैला लटकाया, रेलवे स्टेशन पर सोते हुए व्यक्तियों के स्केच बना डालता था। जी जी। उन स्केचों में जो फॉर्म्स निकलती थी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उन्हीं को ही मैंने नॉन फिगरेटिव वर्क में कन्वर्ट कर दिया जी जी जी। फाइनली। और उन्होंने इतना सुंदर प्रभाव मतलब चित्र में दिया कि जिससे मुझे इतनी संतुष्टि मिली कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जी जी जी। तो आप अपने कुछ खास चित्रों के विषय में अगर बताना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे दर्शकों के लिए। कुछ ऐसे चित्र जो बहुत लोगों तक पहुँचे हों, दिलों तक पहुँचे हों, ऐसे कुछ चित्र, उनके विषय और उसकी शैली के बारे में थोड़ा सा बताइएगा तो हमारे दर्शकों को बहुत लाभ होगा, कला प्रेमियों को लाभ होगा, कला विद्यार्थी भी शायद इससे बहुत कुछ सीखेंगे। कुछ ऐसा है ममता जी, मेरे चित्रों में विशेष नारी प्रधान चित्र रहे हैं। जी जी जी। सारे ही चित्र। जी। और नारी में शक्ति और नारी में कोमलता, नारी में जटिलता, सारी भाव मुझे उसमें देखने को मिलते हैं। जी जी जी। इतना सुंदर प्रकृति की रचना मैंने देखी नहीं। जी जी जी। और नारी जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता, ये भी मेरा मानना है। जी। तो मैंने शक्ति की अधिष्ठात्री माँ दुर्गा को बनाया रेखा चित्र में, आप देखेंगे। जी जी। और मैंने रिक्लाइनिंग फिगर्स नारी की बनाई। और मैंने शी करके एक चित्र बनाया जो विश्व भर में जी 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 चला भी और जर्मनी ने उसको सराहा भी। जी जी जी। तो इस प्रकार से मेरा विषय नारी का रहा। जी। लेकिन उस फिगरेटिव फॉर्म को जो नेचर देती है हमें,
अगर मैं कोई रचना करता हूँ तो मैं उसकी रचना कैसे करूँगा? प्रकृति ने तो दे दी, तो मैं भी तो अगर मैं नारी बनाऊँ तो मैं कैसी बनाऊँगा, ये मैंने कल्पना कर करके अपने चित्रों में उसको बनाया है और वो समझी भी गई और सराही भी गई जी। ऐसा मैंने उसको मूर्ति में भी ढाला है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब 20वीं शताब्दी में कैमरे का आविष्कार हुआ और उसके बाद कला की धारा बदली, बिल्कुल बदली। हाँ, मूर्त से अमूर्त की ओर ये यात्रा चली और उसी से प्रभावित होते हुए आपने ये काम किया कुछ नया करने का, कि हम केवल अनुकरण नहीं करेंगे आकृतियों का या प्रकृति का, कलाकार अपनी भी कुछ उसमें बात डालेगा। अब अगर मैं थोड़ा सा आपकी एक और बहुमुखी प्रतिभा के एक नए आयाम की बात करूं, तो मैं चाहूँगी कि मूर्तिकला की ओर आपका रुझान कब और कैसे हुआ, उस संदर्भ में आप बताइएगा। और राम किंकर बैच विश्वविख्यात मूर्तिकार, बिल्कुल बिल्कुल, उनका मैं सबसे प्रिय शिष्य रहा। उनकी जो मूर्ति बनाने का जो एक मूर्ति का रूप देखने का तरीका था वो बिल्कुल भिन्न था। उनके स्ट्रोक्स, मिट्टी के ऊपर अगर वो हाथ लगा दें तो मिट्टी बोल पड़ती थी। जी जी, ऐसी उनकी विशेषता थी। तो उनके साथ रह करके, उनसे प्रेरित होकर के मैंने मूर्ति कला प्रारंभ की। और आपको बता दूं मैं कि आज मैंने 8 फीट लंबी मूर्ति बनाई है। आज मैंने 7 फीट लंबी मूर्ति बनाई है और ये कंक्रीट में उन्हीं के जिस तरह से वो कंक्रीट से खेला करते थे उसी तरीके से मैं खेला हूँ। और आज अगर आप समय मिले तो आप मेरे निवास पे आइए, वैसे आप आ भी चुकी हैं शायद एक आध बार। तो मैंने सारी मूर्तियाँ रास्ते में दूर दूर तक, अंदर तक सबको वहाँ पर सजाया है और संवारा है। और उसमें इतना आनंद आता है, वो अपने तरीके से बोलती हैं और उसमें आधुनिक भी हैं और ट्रेडिशनल भी हैं, दोनों ही रखने की कोशिश की है मैंने। मतलब एक पीरियड आता है जब आप चित्र बनाते हैं और रियलिस्टिक से शुरू करते हैं और बनाते बनाते आप एक स्टेज तक पहुंच जाते हैं, तो वो रियलिस्टिक चित्र जो है स्वयं ही आपको, जिसे आप एब्स्ट्रैक्ट कह रही हैं ना, तो उधर की तरफ अपने आप रेखाएं बोलने लगती हैं। जी जी जी, और वो सब पीछे छूट जाता है। तो कलाकार अपनी अपनी रचना करने लगता है, अपने तरीके से रचनाएं करने लगता है, जिसे आप आजकल मॉडर्न प्रभाव कहते हैं वो करते हैं। और रियलिस्टिक को तो सारा कैमरा उतार रहा है आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका कारण क्या है? इसका कारण कुछ तो भ्रम में वो डालता है, कुछ जो आप रचना करते हैं उसकी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते, तो दोनों का अंतर पड़ जाता है। और अगर मैं कहूं कि मैंने आपको इस रूप में देखा तो वो मेरी अपनी कला है जी। आपका करेक्टर भी उसमें रहेगा, मेरी रेखाएं भी रहेंगी, मेरी सशक्त कलर स्कीम भी रहेगी और उसमें से कुछ नया निकल करके आएगा जी। ऐसा मैंने देखा है अपने काम के अंदर जी। आपने जैसे बताया कि राम किंकर जी कंक्रीट के माध्यम से बहुत आलिशान काम किया है उन्होंने, बहुत ही विख्यात है। आपने भी देखा होगा, जी बिल्कुल, पढ़ाया भी होगा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी और माध्यम में भी आपने मूर्ति कला में काम किया है? मैं देख रही हूँ कि यहाँ एक रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक मूर्ति शिल्प, ये फाइबर का वर्क है। फाइबर में है ये। और फाइबर में मैंने गुरुदेव को बनाने का प्रयत्न किया है। जी जी जी, ये फाइबर आप देखिए। जी जी जी, बहुत ही खूबसूरत है। तो कुछ इसकी प्रक्रिया के विषय में कुछ बताएंगे ताकि हमारी कला विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा लाभ मिले इससे, कि किस तरह से आप इसको ढालते हैं इस शक्ल में आने तक? ये तो एक थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया। हाँ, इसको इतने थोड़े से समय में जी नहीं बता सकते, बता पाना आसान नहीं होगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मूर्ति शिल्प है। जो जानना चाहे मैं उसके लिए सदैव तैयार हूँ और उसको बता सकूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ज्ञानेंद्र जी, आप संगीत में भी खासा दखल रखते हैं, तो इस यात्रा के विषय में ज़रूर बताइएगा, संगीत यात्रा के बारे में अपनी। संगीत के बारे में मेरी सीडी भी निकली है। जी जी जी। मेरा कार्यक्रम भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जो विश्व में भारत की सबसे बड़ी संस्था है, जी, उसने गज़ल और लोकगीतों का कार्यक्रम आयोजित किया है। जी जी। मेरी 4 कला प्रदर्शनियाँ जी जी, वो भी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने आयोजित की, वो भी सराही गई। उनका मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। रिस्पांस का मतलब ये है कि जो आपने काम किया है वो समाज तक पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल। और समाज उससे जुड़े,
और उससे कुछ नया लेकर के जाए, अगर मैंने कुछ सच्चाई के साथ उसको जिया है तो। जी जी जी। तो ये मेरा उसका क्षेत्र रहा। तो ये यात्रा बहुत लंबी थी, लेकर के शांति निकेतन से ही चला। मेरा परिवार भी संगीतमय था, साहित्य में था, लेकिन सामान वहीं से चला मेरा सब। शांति निकेतन ही नहीं, मुझे उसको निखारा जी, तराशा। तो उसका मैं एक थोड़ी सी जी बिल्कुल झलक अगर आप चाहें। आप ज़रूर। आप गज़ल भी खूब गाते हैं और भजन भी खूब गाते हैं। जिंदगी सब को मिली हो ये ज़रूरी तो नहीं, सबके होठों पे हंसी हो ये ज़रूरी तो नहीं। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे भी लोग हैं जो याद बहुत आते हैं, सबकी महसूस कमी हो क्या बात है। ये ज़रूरी तो नहीं, जिंदगी सबको मिली हो ये ज़रूरी तो नहीं, सबकी महसूस कमी हो ये ज़रूरी तो नहीं, और सबके होठों पे हंसी हो ये ज़रूरी तो नहीं। ये शायद मुझे विश्वास है कि आप ही की गज़ल है। नहीं, बंदिश मेरी है। बंदिश आपकी है जी। तो हम इसको आपकी एक और विधा के बारे में मैं अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमारे ज्ञानेंद्र जी जहाँ मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, इसके अलावा वो साहित्य लेखन में भी अपना खासा दखल रखते हैं। तो ये आप कब से शुरू आपने किया और किस विधा को आपने अपनाया, इस बारे में बताइएगा। देखिए, मैं स्वतंत्र तरीके से चलने वाला व्यक्ति हूँ। जी जी। सीधी सी बात है, आज अगर नेचर मुझे गाइड करती है सुबह उठने के बाद के ब्रश उठा ले जी, तो मैं ब्रश उठा लेता हूँ और सीधा कैनवस पर अपना काम शुरू कर देता हूँ। मुझे पता नहीं कि मुझे क्या बनाना है। और जब मैं आँख देता हूँ तो मुझे पता लगता है कि अरे ये तो क्या बन गया। तो जो कुछ ने भी नेचर ने मुझे गाइड किया, मैंने उसको तुरंत पकड़ लिया जी, और पकड़ करके कैनवस पे उतार दिया। और जब देखा तो ये जो बन गया ये उसी ने दिया मुझे, और उसको ही मैं आपके समक्ष रख देता हूँ। जी जी। ये मेरा तरीका है। कुछ समय तक चित्र बन जाते हैं, कुछ समय तक मूर्ति जब चलनी शुरू हो जाती है तो वो कहता है मूर्ति बनाओ, तो मैं मिट्टी इकट्ठी की और थोप दी, और जो उससे बन गया वो आकार आपके सामने रख देता हूँ। जी जी। कविता लिखने को वो कहता है कि स्कूटर या कार पे जिस समय जा रहा होता हूँ तो जो शब्द मन में उतरते हैं तुरंत उन्हें नोट कर लेता हूँ। तो प्रकृति जब जब जो कुछ मुझे जिस समय गाइड करती है जी, मैं उसको पकड़ करके संग्रह करके और आप लोगों के समक्ष रख देता हूँ। मेरा कोई इसमें अपना कुछ भी नहीं है। और इसी तरीके से मैंने 10 वर्षों तक जी संपादन किया वन अनुसंधान पत्रिका का। जी। मैंने एक पहली पुस्तक लिखी अनुभूतियाँ, जिसका अटल जी ने भरपूर प्रशंसा की। मेरी दूसरी पुस्तक है प्रकाशवीर शास्त्री रचनात्मक भूमिका में। अच्छा। आपने प्रकाशवीर शास्त्री का नाम सुना होगा। जी जी। उसका विमोचन बीडी जत्ती जी ने किया। और कई ऐसी पुस्तकें मैंने लिखी, जैसे नगर पर्यावरण और सौंदर्य। ये मेरा विषय नहीं था, लेकिन मैंने उसमें कुछ ऐसी चीज़ें देनी शुरू की जिससे कि आप लैंडस्केपिंग, एक शहर को सुंदर और किस तरीके से भरपूर वृक्षों के साथ सजा और संवार सकते हैं। तो वो भी पुस्तक काफ़ी सराही गई। इस तरीके से मेरे कुछ स्केचेस भी, उसकी भी बुक निकली है। जी जी। एक पेंटिंग की बुक भी निकली है जी जो अभी हाल में रिलीज हुई थी पिछले वर्ष, जी। डॉक्टर लोकेश चंद ने की थी। जी जी। तो ऐसा ही कुछ करता रहता हूँ मैं। इस टाइप के कई काम मैंने किए हैं। तो अगर अपनी अनुभूतियों से जो पुस्तक है आपकी जी, उससे 2 रचनाएं कम से कम सुनाइएगा, ताकि हम
अपने आप को साहित्य से समृद्ध होता हुआ पाएं और हमारे दर्शक भी इससे खासा आनंद उठाएंगे। अनुभूतियों से अगर कोई कविता आप सुनाना चाहें तो। देखिए, एक अनुभूतियों से और एक भजन की खुशबू। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोई असंख्य द्रव्य हीरे मोती से तेरी पूजा करता है। क्या बात है। कोई असंख्य द्रव्य हीरे मोती से तो तेरी पूजा करता है। अमा को दूर भगा, आतिश के ठहके लगा, तरह तरह तुझको प्रसन्न कर लेता है। किंतु मैं फुटपाथ पर कूड़े के ढेर सा सिमटा पड़ा, अंधकार और बड़ा। हे मंगलमयी माँ, तुझसे ये पूजा करता हूँ, ऐसा तू दीप जला, दूर हो दीनता दरिद्रता और मिटे अंधकार, और मिटे अंधकार, और मिटे अंधकार। तो एक साधक कलाकार की इच्छा को आपने माँ से किस तरह से व्यक्त किया। कुछ और, एक और रचना आप सुनाइएगा। कुछ और रचना है जो दूरदर्शन पर मेरा पहला भजन आया था। जी जी, दिल्ली दूरदर्शन। जी। दुख चंदन होता है, दुख चंदन होता है, जिसके माथे पर लग जाता पावन होता है। दुख चंदन होता है, दुख चंदन होता है। एक पैरा सुनाता जी। गोरी धूप सांवरी छाया, कौन नहीं इन में भरमाया, जो आंसू में धुल जाता वो जीवन होता है। दुख चंदन होता है, दुख चंदन होता है। दुख चंदन होता है, जिसके माथे लग जाए वो पावन होता है। जीवन की एक सच्चाई को आपने बहुत ही खूबसूरत शब्दों के साथ और स्वर के साथ भी प्रस्तुत किया है। मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ रही हूँ। हम कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं कि एक चित्रकार जब कविता लिखता है तो कहीं चित्र उसके मस्तिष्क में पहले आता है, या फिर जब चित्रकार एक चित्र बनाता है तो कोई कविता कहीं सृजित हो रही होती है मन में। इस संदर्भ में कुछ आप बताएंगे तो, क्योंकि सभी कलाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, प्रभावित होती हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो आप कैसा अनुभव करते हैं जब इन कलाओं का संगम आप अपने सृजन में देखते हैं? देखिए, मैंने अभी आपसे जिक्र भी किया था। जी जी। वो जब विचार जिस समय उठते हैं उस समय मैं पकड़ता हूं उनको। सपोज मैंने अभी कोई शब्द कहे, दुख चंदन होता है, जी जी, तो या तो मैं खुद दुखी हुआ होऊंगा या मैंने किसी दुखी व्यक्ति को देखा होगा जिसका दुख मुझे सहन नहीं हुआ होगा। वो विचार मन में इस तरीके से चुभे कि मैंने उनको पकड़ करके सजो लिया कि मैंने कहा तू आज मुझसे ये कहलवाना चाहता है, तो मैं वही कह देता हूँ। और वो मैंने उठाया और सामने रखा तो एक सुंदर चीज़ आ गई जी। तो इस तरीके से मेरा पकड़ना रहता है। उसको स्वरबद्ध कर लेता हूँ, स्वरबद्ध हो जाता है, गा लेता हूँ और उस दुख को कभी चित्र में भी उड़ेल देता हूँ। जी जी। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो बन करके सामने आ जाता है। तो मेरी रचनाओं में ये इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं।
और कविताओं में भी ये झलक आती है जी। मैंने देखा है। मैं उसी बात को आपको दोबारा से जी 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 दूसरे तरीके से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अरस्तू ने जब कैथारसिस की बात की जी, तो उसने कहा कि कला के सृजन में बहुत पीड़ा की ज़रूरत होती है। तो आपका मानना कैसा है कि दुख कला को उत्पन्न करता है या फिर दुख से भी कलाकार एक आनंद की अनुभूति करता है? आपका दूसरे शब्द जो आपने कहे मैंने जवाब दिया आपको। हाँ, आपने मेरा जवाब स्वयं दे दिया। जी जी जी। लेकिन आप उस अनुभव से कभी गुजरे? मैंने तो सारे अनुभव किए हैं इस तरीके के, हर पल हर क्षण जी जी उसको महसूस किया है जो वो देता है, और वो दुख जो देता है उसमें भी जो आनंद मिलता है जी जी उसका भी अंदाज़ा व्यक्ति नहीं लगा सकता। जी जी मैं खाली नहीं बैठ सकता, ये मेरी बीमारी है। जी मुझे दिन में 25 चीज़ें मस्तिष्क में मेरे आती है और मैं हर चीज़ को पकड़ कर उसी रूप में उतार करके रख लेता हूँ। जी जी तो दुख को भी मैंने उसी तरीके से पकड़ा है, सुख को भी उसी तरीके से पकड़ा है। लेकिन मुझे देखिए जी ये दो चीज़ है, किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाना, जी जी दैट इज अनदर थिंग। जी किसी चीज़ को देख करके उसका आनंद ले लेना वो अलग चीज़ है। जी जी मैंने छूटा अपने आप को, जी तकलीफ हुई, जी मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ यहाँ हो रही है। अगर आप सही तरीके से उसे देखें जी तो यहाँ आप महसूस करेंगे कि तकलीफ यहाँ हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है। तो भौतिक और उसका संबंध जो है जी ये बिल्कुल आप समझ गई होंगी जी, मेरे जी, कहने जी। का अर्थ, और लोग भी समझ गए होंगे कि इससे क्या संबंध रखता है कलाकार का और जी। उसका तो गायक का आध्यात्म और जीवन के तमाम अनुभवों से गुजरती हुई इस कला यात्रा के कलाराही को आज हमने जाना, उनके सृजन को जाना, विभिन्न कला की विधाओं में उनके संसार से हम परिचित हुए, और निश्चित ही हमारे दर्शक, हमारे कला प्रेमी और हमारे कला विद्यार्थी आज के इस मुलाकात से ज़रूर लाभान्वित होंगे। ज्ञानेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक और बहुत प्रेरक मुलाकात के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और दूरदर्शन का भी जी बहुत जी बहुत जी, आभार। धन्यवाद।